दुनिया का सुपर पावर कौन है? बच्चे बच्चे को पता होगा, अमेरिका। लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका की खोज कैसे हुई? जिस ग्रेट एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, क्या वो वाकई महान था? इतिहास से हमें महान लोगों के बारे में पता चलता है। 500 साल पहले किसी ने अमेरिका की खोज की। आज वो द ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर एंड नेविगेटर के नाम से मशहूर है। लेकिन ये वही इंसान था जिसकी वजह से लाखों लोगों का नरसंहार हुआ था। कोलंबस की काली करतूत उसके जर्नल में देखने को मिलती है, जो उसने अमेरिका की खोज करते वक्त लिखी थी। इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे अमेरिका, कोलंबस और स्पेन की असली कहानी पता चलती है। क्रिस्टोफर कोलंबस का असली नाम क्रिस्टोबल कोलोन था। कोलंबस का जन्म 1451 में रिपब्लिक ऑफ जेनोवा में हुआ था, जो कि अभी मॉडर्न इटली में है। इनके पिता पेशे से बुनकर और कपड़ों के व्यवसायी थे। किसे पता था कि बुनकर का बेटा इस सदी में कुछ ऐसा करेगा जिससे आने वाली हर सदी में उसे याद किया जाएगा। कोलंबस एक महान एक्सप्लोरर ही माने जाते रहे हैं, लेकिन उनके लिखे हुए जर्नल्स की कॉपी जैसे जैसे सामने आए, स्टडीज हुई, तो उनके कारनामे भी सामने आने लगे। ये उस दौर की कहानी है जब यूरोप में बसे साम्राज्य अपनी अपनी हुकूमत के विस्तार के लिए समुद्री रास्तों से व्यापार को बढ़ाने का ख्वाब देखते थे। एशिया के वेस्टर्न रूट को ढूंढने और स्पेन का साम्राज्य बढ़ाने के लिए कोलंबस ने स्पेनिश क्राउन को कई दफा मनाया कि वो उन्हें समुद्री यात्रा पर भेजे। वेस्टर्न वॉयज के लिए कोलंबस ने सालों तक रिसर्च किया, लेकिन अकेले वो इसे पूरा नहीं कर सकता था। कई बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार 1492 में स्पेन ने उनकी यात्रा के लिए उन्हें 3 शिप्स और कई दर्जन स्टाफ दिए। कोलंबस ये यात्रा सिर्फ पैशन के लिए नहीं कर रहा था, उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी थी। उसे हुकूमत चलानी थी और स्पेनिश क्राउन ने उसकी शर्तें मान ली। कोलंबस को बोला गया कि वो कोई भी लैंड खोजेगा, उनके साम्राज्य के लिए वो उसका वॉयसरॉय और गवर्नर जनरल होगा। अक्टूबर 12, 1492 कोलंबस ने सबसे पहला लैंड ढूंढा, जिसे नाम दिया सैन साल्वाडोर। ये शब्द एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है होली सेवियर। कोलंबस ने एग्जैक्टली सबसे पहले कहां लैंड किया था, इस पर सटीक जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन माना जाता है कि वो बहामास का कोई आइलैंड था। आज के जमाने में ये एल साल्वाडोर की कैपिटल सिटी है। ये सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। इसके बाद कोलंबस ने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा जिस पर उसने राज किया, और ऐसा राज किया कि वहां के लाखों मूल निवासी आने वाले कुछ सालों में मौत के घाट उतर गए। कहा जाता है कि इनमें से आधों ने तो कोलंबस के अत्याचार के चलते आत्महत्या कर ली थी। न्यू वर्ल्ड में पहला यूरोपियन सेटलमेंट हिस्पैनियोला था। कोलंबस ने पहले से जापान समझा था। हिस्पैनियोला कैरिबियन सागर में मौजूद वेस्ट इंडीज में आता है। इसका बॉर्डर नॉर्थ अमेरिका से नजदीक है। कोलंबस को लगा कि वो इंडिया आया है। यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस नाम दिया। कोलंबस के जर्नल में ये सारी बातें मिलती है। हिस्पैनियोला को कोलंबस ने नाम दिया सैन इजाबेला। न्यू वर्ल्ड में ये पहला यूरोपियन कॉलोनियल सेटलमेंट था। इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि इसी के बाद यूरोप के कई देश, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्तुगल और डच के लोग कैरिबियन सागर के पास अमेरिकाज में आकर अपना अपना सेटलमेंट करने लगे। यही अमेरिका के मूल निवासी मारे जाते, अत्याचार झेलते, भारी टैक्स देते। फिर एक वक्त आया जब अमेरिका के छोटे छोटे कॉलोनीज एक हुए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गए। हिस्पैनियोला में आकर बसना और जुल्म की नई दास्तान लिखना। कोलंबस ने यहाँ जो भी किया वो आने वाले सदियों में कल्चर बनने वाला था। स्पेन के बाद ब्रिटेन हो, डच हो, पोर्तुगल हो, सब यहाँ आए और हुकूमत की। ये बात अलग है कि कोलंबस जैसा जुल्म उस वक्त शायद ही किसी ने किया होगा। जब कोलंबस हिस्पैनियोला पहुंचा और सबसे पहला संदेश स्पेनिश क्राउन को भेजा, तो उसने लिखा, यहाँ के लोगों की कद काठी अच्छी है, चेहरा सुंदर है, ये मेहनती है और हथियार नहीं रखते हैं। कोलंबस ने अपने जर्नल में ये लिखा, ये हमारे नौकर बन सकते हैं। टाइनो ट्राइब के निवासी हिस्पैनियोला में रहते थे। ये लोग कॉर्न उगाते थे और पॉटरी बनाते थे। अनआर्म्ड थे। मूल निवासी ज्यादातर कपड़े भी नहीं पहनते थे। सॉवरेन्स के लिए लिखे कोलंबस के जर्नल से पता चलता है कि उसने सेक्स स्लेवरी भी शुरू की थी। बच्चियों को बेचकर मुनाफे की बातें, उसकी चिट्ठियों में मिलने की बातें कई इतिहासकार मानते हैं। इन कबीलों के लोगों के साथ कोलंबस और उसके साथियों ने बहुत ज्यादती की। इन कबीलों में कोई भी स्पेनिश हुकूमत का विरोध करता तो उसको दर्दनाक मौत दी जाती। इन कबीलों पर कोलंबस ने जबरदस्ती लेबर सिस्टम थोप दिया था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में सदियों तक दास प्रथा का चलन रहा।
इस क्षेत्र पर कोलंबस को सोना भी मिला। यहाँ के लोगों को जंजीरों में बांधकर खुदाई में लगवाया गया। इन पर तय मात्रा में सोना देने का दबाव था। अगर कोई टैक्स के रूप में सोना नहीं दे पाता उसे मार दिया जाता था। कोलंबस और उसके अधिकारी यहाँ पर महिलाओं का रेप करते, उन्हें नंगा करके घुमाते और कई बार इन्हें बेच दिया जाता। टैक्स, भूखमरी, बीमारी और हिंसा से डरकर इन कबीलों में मौत का तांडव मच गया था। लाखों लोग मारे गए थे। कोलंबस न्यू वर्ल्ड अमेरिकाज में स्पेनिश कॉलोनीज का गवर्नर था, लेकिन इस कदर अत्याचार बढ़ा कि जल्द ही द ग्रेट एक्सप्लोरर का अंत आ गया। स्पेनिश क्राउन ने 1500 के आसपास फ्रांसिस्को दे बोबाडेला को कोलंबस पर लगे आरोपों की जांच के लिए भेजा। इसके बाद कोलंबस और उसके भाइयों को जंजीरों में बांधकर स्पेन वापस लाया गया। बाद में कोलंबस को रिलीज कर दिया गया, लेकिन रिहाई के बाद उसके पास की शक्तियां सारी छिन गई। इस घटना के बाद ब्रिटेन, डच, पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस सबने अमेरिकाज पहुंचकर अलग अलग कॉलोनीज बनाई। बहुत अत्याचार हुआ। लेबर सिस्टम अमेरिका में यूरोप इन्वेजन की वजह से ही आया था। हालांकि धीरे धीरे इन देशों में मतभेद और शक्तिशाली बनने का जुनून सवार हुआ। सबने टैक्स बढ़ाया, अत्याचार और बढ़ता चला गया। अमेरिकाज टुकड़ों में बटा था। इंग्लैंड ने 1607 में यहाँ अपनी पहली कॉलोनी बनाई, जिसे नाम दिया जेम्स टाउन। धीरे धीरे ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका वाले क्षेत्र में अपनी 13 कॉलोनी बना ली। यही आगे जाकर सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स बने। 17वीं सदी आते आते अमेरिका के कॉलोनीज में एक मिक्स्ड कल्चर सोसाइटी का जन्म हुआ। कॉमन प्रॉब्लम होने की वजह से इनमें यूनिटी बढ़ती गई। उधर यूरोप के देशों में आपसी जंग शुरू हुई। 1713 में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ। फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच अमेरिका में शुरू हुआ 7 ईयर्स वॉर, जो 1756 से 1763 तक चली। फ्रांस ने इन कॉलोनीज का साथ दिया क्योंकि उसे इंग्लैंड से बदला लेना था। खैर, इसके बाद हुआ पेरिस एग्रीमेंट और ब्रिटेन को 13 कॉलोनी मिल चुकी थी। इन कॉलोनीज में गवर्नर होते थे और एक इलेक्टेड असेंबली भी होती थी। हालांकि सारे पावर्स ब्रिटिश साम्राज्य के पास था। उनके अधिकारी यहाँ हर एक चीज पर नजर रखते थे। अमेरिका में ना रिसोर्सेज की कमी थी, ना लेबर की। यहाँ प्रोडक्शन करवाकर हर चीज महंगे दामों में बेचा जाता था। राजा को टैक्स दिया जाता था। अमेरिका में ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे जो मेहनत करते थे और मॉडर्न सोच के हो गए थे। इसीलिए धीरे धीरे माहौल बदला और सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें इंग्लैंड को काफी नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर अमेरिका में बसने वाले लोग ज्यादातर यूरोप से आए थे, लेकिन इस दौरान उनमें अमेरिकी बनने की भावना ऐसी जगी कि अमेरिका को आजादी मिली। और 1774 में वर्जीनिया के इनिशिएटिव पर फिलाडेल्फिया में पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सभी कॉलोनीज ने आजादी की घोषणा की और एक लेटर ब्रिटिश सरकार को भेजा। हालांकि ब्रिटिश राज ने यह नहीं माना और आर्मी भेज दी। इसके बाद अमेरिकन कॉलोनीज ने 13 राज्यों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से आजाद किया। वॉर का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन जुलाई 1776 में आजादी की घोषणा की गई और जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना सेनापति बनाया गया। ब्रिटेन यहाँ नहीं हार सकता था, लेकिन 7 ईयर्स वॉर में बुरी तरह हारे फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकियों की मदद की और जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह हरा दिया। फ्रांस ने फरवरी 1778 में अमेरिका की आजादी को मान्यता दी। 1783 तक कई जंगें हुई और आखिरकार ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद कई एग्रीमेंट, कुछ ट्रेड और वॉर के चलते अमेरिका को बाकी राज्य मिलते चले गए और अब अमेरिका में 50 राज्य है। अमेरिका में क्योंकि कॉलोनीज का ही राज था, इसीलिए यहाँ जब स्टेट्स बने तब भी सिस्टम कुछ वैसा ही रहा। अमेरिका भले ही एक देश है, लेकिन यहाँ फेडरल सिस्टम है। हर राज्य में अपना झंडा, भाषा, नागरिकता सब अलग अलग है। संविधान भी अलग है। अमेरिकन शुरू से ही मेहनती थे और मॉडर्न थे। उन्हें समय के साथ बदलना और समय का सदुपयोग करना आता था। शायद इसीलिए आज अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है।